नमस्कार। आज से मैं संविधान प्रारंभ कर रहा हूं और संविधान काफी महत्वपूर्ण विषय है और मैं मानता हूं कि जो संविधान का टॉपिक है कहीं ना कहीं से अभ्यर्थियों के यहां से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। संविधान में यदि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरा मानना है कि 20 में से 19 क्वेश्चन तो कम से कम आपको सही ही होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में आप रेस में रहेंगे, अन्यथा रेस से बाहर ही मानिए अपने आप को। तो संविधान गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अभी इस बार 2017 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था आईएएस वाला, उसमें आप देखेंगे तो 23 क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे। तो आपका पॉलिटी का सेक्शन काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छे से तैयार होना चाहिए। यहाँ पर मैं संविधान काफी विस्तृत लगभग यदि आप टारगेट विद आलोक से संविधान करेंगे कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूँ, और काफी अच्छे से पूरा संविधान कवर कराऊंगा। वीडियोस छोटे रहेंगे साइंस की तरह, ज्यादा बड़े वीडियोस बनाने का मैं आदी नहीं हूं, अभ्यस्त नहीं हूं, तो छोटे वीडियो में ही सब कुछ निचोड़ने की कोशिश करूंगा और क्रमशः काफी वीडियोस आएंगे। अब पॉलिटी एक बहुत बड़ा सेक्शन है तो इसको निरंतर कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जो टारगेट विद आलोक के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि 3 से 4 बार अटेम्प्ट दिए हों, ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि हमें सबको साथ में लेकर चलना है। तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और या वो लोग जिनको संविधान की समझ नहीं है, संविधान थोड़ा सा टफ लगता है, लोग बहुत सारे आर्टिकल्स रटते रहते हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मेरा प्रयास होगा कि मैं इसको रोचक बनाऊं और जो लोगों को बिल्कुल से संविधान समझ में नहीं आते, बेसिक क्लास से लेकर के एडवांस क्लास तक फिर हम लोग रेगुलर चले। तो शुरुआत में भारतीय संविधान के अवधारणात्मक समझ से करूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, 1600 का जो चार्टर लेख है उससे लेकर के 1947 का भारतीय शासन अधिनियम तक। इसके तत्पश्चात हम लोग करेंगे भारत संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भारतीय संविधान कहां-कहां से लिया गया, ठीक है, कितनी अवधि लगी, कितने मेंबर थे, इन सब से भी प्रश्न आ जाते हैं। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, ये सब चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद प्रेम्बल, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रेम्बल को बहुत ही डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, कई बार 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है। तो प्रेम्बल पूरा अच्छे से कंप्लीट करने के बाद भारतीय संविधान के क्रमशः सभी भाग में कंप्लीट कराऊंगा। जितने भी 24 भाग हैं सारे 24 भाग आप तक पहुंचेंगे। इसके बाद फिर संविधान संशोधन, ठीक है, जितने भी संविधान 101 संविधान संशोधन अभी हो चुके हैं और भी जो भी आएंगे करंट में वो सारे करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे संविधान की अनुसूचियां, जितनी भी अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां वो करेंगे। इसके बाद संविधान का जो मिसलिनियस वाला पोर्शन है, काफी मिसलिनियस पोर्शन है, और कुछ करंट के टॉपिक, ठीक है, जो संविधान के करंट के टॉपिक हैं उनको भी किया जाएगा। संविधान बहुत ज्यादा करंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे मैं मान के चलता हूं कि सिलेबस आपको पता है, ठीक है। यदि आपको सिलेबस पता है तो यहां से मैं क्रमशः वही चीजें पढ़ाऊंगा। आज का लेक्चर है भारतीय संविधान की अवधारणात्मक समझ। जिन लोगों ने कभी संविधान नहीं पढ़ा और संविधान को समझने में दिक्कत आती है, इस लेक्चर के बाद उनकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए, संविधान, हर देश का अपना एक संविधान होता है, ठीक है। संविधान क्या है? एक मौलिक दस्तावेज है जो किसी भी देश की शासन सत्ता या सरकार को चलाने का आधारभूत ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। मौलिक एक संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो किसी भी देश की शासन सत्ता या राज्य व्यवस्था को चलाने का आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। संविधान 2 प्रकार के हो सकते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, न्यूजीलैंड में भी अलिखित संविधान है। लिखित संविधान, विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, भारत का संविधान। तो इनके बीच का डिफरेंस है, इन चीजों को भी समझेंगे, ठीक है। तो भारत के संविधान की बात करें, भारत के पास भी अपना संविधान है जो गृहीत किया गया, अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। बाय मिस्टेक जो मैंने कैप्सूल वीडियो दिया था वहां पे ये स्टेट को लेकर के मैंने देखा, हाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो चीजें, इतने तो आप समझदार हैं, हो जाता है। उसमें 27 मिनट में मुझे पूरा टॉपिक कंप्लीट करना था, तो कहीं ना कहीं पे निकल जाता है, ठीक है,
कोई स्क्रिप्ट नहीं होती बनी बनाई कि आपको पढ़ना ही है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे मिस्टेक होती है, वो चीजें आप समझदार हैं। अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे लोग सकारात्मक कमेंट दिए। तो कहीं ना कहीं पे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान को यदि हम लोग बांटें और देखें तो भारतीय संविधान इन 3 ढांचों में बट जाता है। 3 ही चीजें पे पूरे संविधान में बात की गई है, या तो कहीं पर राज्य की बात कही गई है, या तो कहीं पे सरकार की बात कही गई है, या तो कहीं पे व्यक्ति की बात कही गई है। पूरे जितने भी 24 भाग हैं या हर एक अनुच्छेद इन 3 चीजों से ही संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो मौलिक दस्तावेज है, जो आधारभूत ढांचा प्रदान कर रहा है देश की शासन व्यवस्था का, वो इन 3 चीजों से ही जुड़ा हुआ है। या तो कहीं पर राज्य की बात हो रही होगी, राज्य को अधिकार दिए जा रहे होंगे, सरकार को कुछ उत्तरदायित्व दिए जा रहे होंगे, या व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार दिए जा रहे होंगे, या व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होंगे। अब ये राज्य क्या है? देखिए राज्य क्या है, राज्य 4 चीजों से मिलकर बनता है। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग राज्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व है निश्चित भूभाग। जब तक भूभाग ही निश्चित नहीं होगा तब तक वो राज्य नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अंटार्कटिका, ठीक है, वहां पे भूभाग है, या फिर बहुत सारी कंट्री हैं जिनके भूभाग विवादास्पद है, जैसे फिलिस्तीन को तो अब दर्जा दे दिया गया। बहुत पहले ऐसा था कि फिलिस्तीन को बहुत सारे राष्ट्रों ने दर्जा नहीं दिया था। तो उसका कारण यह कि एक भूभाग निश्चित होना चाहिए, विवादित भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक निश्चित भूभाग राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है जनसंख्या। उस निश्चित भूभाग में एक जनसंख्या का निवास होना बहुत जरूरी है। अब अंटार्कटिका को देख लीजिए, वहां पर जनसंख्या ही नहीं है। ठीक है, भूभाग होने से क्या फायदा? बहुत सारे आइलैंड ऐसे ही पड़े हुए हैं जहां पे जनसंख्या निवास नहीं करती। उसको हम राज्य नहीं कहेंगे, उसे स्टेट नहीं कहेंगे। देखिए पॉलिटिकल साइंस में कंट्री के लिए राज्य शब्द का, राष्ट्र राज्य की अवधारणा की बात कही गई है। ठीक है, तीसरा चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सरकार। अब यहां पर निश्चित भूभाग भी तय हो गया, जनसंख्या भी तय होगी। अभी जनसंख्या और सरकार, निश्चित भूभाग पे रहने वाली जनसंख्या को रेगुलेट, नियंत्रित और नियमित करने के लिए एक सरकार का होना बहुत आवश्यक है। तभी पूरी राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली अच्छे तरीके से चल पाएगी। तो गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है राज्य के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज संप्रभुता। ये चौथा तत्व यदि नहीं है तो राज्य की ये तीनों चीजें होते हुए भी वो राज्य की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए भारत 1947 से पहले ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो संप्रभु कौन था उस समय? ब्रिटिश संप्रभु थे। वहीं पर कानून बनाए जाते थे ब्रिटिश संसद में, उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता था। कहीं ना कहीं पे भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। तो संप्रभु कौन था यहाँ पे? संप्रभुता ब्रिटिश सरकार थी। 1947 के बाद भारत संप्रभु हुआ। हमारी उद्देशिका में संप्रभुता शब्द को जोड़ा गया। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश की बात करें, या आप खुद को भी ले सकते हैं, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो वो संस्था संप्रभु कहलाती है। जो संप्रभु होता है उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप, जैसे कि आप अपने खुद के निर्णय लेते हैं, ऐसा ना हो कि आपके निर्णय में कोई आकर के हस्तक्षेप करे, आपको ये कहा जाए कि ये करना है, ये नहीं करना। संप्रभु व्यक्ति अपने निर्णयों को लेकर के पूरी तरीके से स्वाधीन होता, सशक्त होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे संप्रभुता क्या है? संप्रभुता यदि देश के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो देश बाह्य रूप से स्वतंत्र और आंतरिक रूप से समर्थवान होता है। ठीक है, जैसे भारत की बात करें, भारत जो विधि निर्माण करता है, जो पॉलिसी मेकिंग करता है, उसमें किसी भी तरीके से किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ठीक है, तब भारत संप्रभु है। आपको पता होगा, बहुत बार ऐसा आरोप भारत के ऊपर लगाया जाए, जैसे कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण के दौरान IMF ने बहुत सारी शर्तें लाद दी भारत के ऊपर। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुनिए आप उस समय का। ये संसद के पटल पे कहा गया कि भारत ने अपनी संप्रभुता बेच दी, खो दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे संप्रभुता का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अंदर की जितनी भी 29 एंटिटी है, भारत जो है राज्यों का संघ है, तो अंदर में जो 29 इकाइयां हैं या 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसा ना हो कि वो भी हस्तक्षेप करे किसी भी तरीके का। ठीक है, हमारे यहाँ वैसे संप्रभु संविधान है, भारत में संप्रभु संविधान, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। ठीक है, लेकिन संविधान ही पावर देता है इन एंटिटी को, इनके माध्यम से संविधान कार्य कर रहा है। तो संप्रभुता एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के अभाव में 3 चीजों होने के बावजूद भी वो राज्य की कैटेगरी में नहीं आए। जैसे कि 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था,
ठीक है, राज्य कब बना? 1947 के बाद, जब संप्रभु हो गया। ठीक, नेक्स्ट है गवर्नमेंट। ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, गवर्नमेंट के 3 ढांचे होते हैं, 3 पिलर्स पे गवर्नमेंट खड़ी होती है। पहला पिलर है विधायिका, दूसरा पिलर है कार्यपालिका, तीसरा पिलर है न्यायपालिका। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और दूसरी है जुडिशरी। ठीक है, ये 3 बॉडीज हैं जो सरकार का निर्माण करती हैं। 3 चीजों से मिलकर गवर्नमेंट बनती है। लेजिस्लेचर, हमारे भारत की बात करें, हर देश का अपना एक विधायिका, जैसे कि ब्रिटेन की विधायिका का क्या नाम है? ब्रिटेन की विधायिका का नाम कांग्रेस है। ठीक है, इसी तरीके से भारत की विधायिका का नाम संसद है, ब्रिटेन की भी विधायिका का नाम संसद है। ठीक है, अमेरिका की जो विधायिका उसका नाम कांग्रेस है। ठीक है, तो हमारे यहाँ की विधायिका का नाम संसद है। संसद के कौन कौन अंग हैं? सबसे पहले प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए 2 तरीके के पद होते हैं किसी भी देश में, 2 तरीके के पद। एक होता है राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख हर देश में होगा। दूसरा पद होता है सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख। भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन है? भारत में राष्ट्र का प्रमुख है राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट। ठीक है, और सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री है। अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति है। वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। वहां पे राष्ट्र का प्रमुख भी राष्ट्रपति है और सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख राजा है, क्राउन है। ठीक है, वहां पे अभी भी राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो इस तरीके से शासन व्यवस्था हर देश की अपनी अपनी तरीके से सेटिंग, जिस तरीके की वहां शासन प्रणाली अपनाई गई, जहां पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वहां की व्यवस्था अलग होगी। अब इन चीजों पे डिफरेंस मैं बताऊंगा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, जानना चाहिए। ये चीजें हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के अंतर्गत संसद आती है, राष्ट्रपति महोदय आते हैं। ठीक है, और संसद में 2 सदन है हमारे, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन है, जनता का सदन है, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुन के आते हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में 552 मेंबर हैं। ठीक है, और राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों द्वारा मेंबर चुन के आते हैं। हम कभी भी राज्यसभा के लिए वोट देने नहीं जाते हैं। तो इसमें 250 सदस्य हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में 250 सदस्य राज्यसभा में हैं। ठीक है, तो संसद का निर्माण, संसद विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी सरकार के अंदर कार्यपालिका। कार्यपालिका में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर भी होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, जिसमें से प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल यानी मंत्रिपरिषद, उसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है। और इसके बाद महान्यायवादी, महान्यायवादी। देखिए, एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार की होती है, कार्यपालिका 2 प्रकार की, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका वो कि जिनका कार्यकाल कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जीक्यूटिव में आप देखते हैं राष्ट्रपति जी 5 वर्ष के बाद इनका कार्यकाल खत्म, प्रधानमंत्री जी का भी यही होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के साथ भी यही है, महान्यायवादी का भी टाइम सबका फिक्स है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे सबका अपना एक टाइम अवधि होती है, उस अवधि के बाद सभी चले जाते हैं। लेकिन स्थायी कार्यपालिका ऐसी कार्यपालिका होती है जो हमेशा रहती है, उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। जैसे कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी, आईएएस, आईपीएस, कैबिनेट सचिव, ये पूरे जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है जिसकी तैयारी आप लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पूरी इंप्लीमेंटेशन बॉडी जो होती है, ठीक है, एक बड़े अधिकारी यानी एक कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के नीचे लेखपाल तक जो विधियों को इंप्लीमेंट कर रहा है, वो सब पूरे आते हैं स्थायी परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो ये हो गई कार्यपालिका, इसका काम है विधियों को इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट है जुडिशरी। भारत में जुडिशरी का एकीकृत ढांचा है। ठीक है, सबसे शीर्ष में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। इसके बाद हर राज्यों का अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, हर राज्यों में लगभग वही 24 राज्यों में हाई कोर्ट है, 29 राज्य है, लेकिन कुछ राज्यों के हाई कोर्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में के अंतर्गत जिला न्यायालय, ठीक है, सीबीआई का कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, या फिर जो पंचायतों के न्यायालय, जितने भी न्यायालय हैं सब अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सरकार का पूरा ढांचा है। ठीक है, चौथा पिलर मीडिया को बोला जाता है कि चौथा पिलर मीडिया है ये। ठीक है, वो एक तरीके से संज्ञा दे दी गई है।
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सरकार के 3 पिलर हैं और इन्हीं से मिलकर गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बात हो रही है। व्यक्ति को कुछ अधिकार होते हैं, व्यक्ति के पास संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार। ठीक है, बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए। अभी रिसेंटली निजता का अधिकार भी दिया गया, फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया, उसे शिक्षा का अधिकार भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जो है व्यक्ति को प्रदान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्यक्ति को अधिकार होते हैं और व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं राष्ट्र के प्रति। ठीक है, यदि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लीगल तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पे आपके अधिकार भी खत्म किए जा सकते हैं। जैसे मताधिकार, मताधिकार एक विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। मताधिकार लीगल राइट है, यदि आप कानून के तहत रहेंगे तो आपको मत देने का अधिकार रहेगा, अन्यथा छीन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको जेल हो गई, ठीक है, तो आप वोट नहीं दे सकते। आप दिवालिया हो गए, आपका मताधिकार खत्म हो जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये जो है, ये दोनों चीजें व्यक्ति के पास जितने उसको अधिकार है वैसे उसके कर्तव्य हैं। राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करे, और सरकार का भी कार्य है कि व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाए। ठीक है, यानी ये दोनों का कार्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति को किसी तरीके की से उसके लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए दोनों संस्थाएं कार्य करती हैं। भारत में लोक कल्याण गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, अब देखिए संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य से जुड़ा हुआ है। भाग 1 राज्य से जुड़ा हुआ है। भारत का नाम क्या होगा, उसकी इकाइयां क्या होंगी, ये भाग 1 इससे जुड़ा हुआ। भाग 2 नागरिकता, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, भाग 2 यहाँ पे आ गया। भाग 3 फंडामेंटल राइट, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सरकार से जुड़ा हुआ है। सरकार किस तरीके के कानून बनाएंगे, नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद सरकार के बारे में बताया गया है भाग 5 में। ठीक है, भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। भाग 5 संघ और उसका संघ सरकार, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, कैसे विधायिका चुनी जाएगी, कैसे एग्जीक्यूटिव चुनी जाएगी, कैसे जुडिशरी बनेगी, ये सब चीजें हमारे यहाँ पे व्यवस्थित हैं। ठीक है, भारत में संघीय सरकार है। संघीय सरकार का मतलब होता है कि एक तरफ केंद्र होता है, दूसरी तरफ उसकी इकाइयां राज्य होती हैं। ठीक है, तो भाग 5 में केंद्र के बारे में बात किया गया, भाग 6 में राज्यों के लिए बात कर दिया गया है। ठीक है, दोनों की शक्तियों का विभाजन होता है, संघीय सरकार में स्पष्ट विभाजन होता है। ये सब जितनी भी अवधारणाएं हैं ना, एक टॉपिक में मैं सारी चीजें बताता चलूंगा आपको, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि संविधान के सभी भागों को आप इन्हीं खानों में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक संविधान के अवधारणात्मक समझ का जो है चैप्टर था। ये कैसा लगा आपको चैप्टर, प्रतिक्रिया देकर जरूर बताएं, आप देते भी हैं, और मैं चाह रहा हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैंने जो कैप्सूल वीडियो आपको दिया है उसमें और भी इस तरीके की वीडियो में लाऊंगा। बहुत लोगों का कहना है कि हिस्ट्री का भी वीडियो बनना चाहिए, तो मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ पॉलिटी काफी अच्छे से पढ़ेंगे और अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक जरूर पहुंचाएं। मैं सबके कमेंट काफी अच्छे से पढ़ता हूँ, इत्मीनान से पढ़ता हूँ। ठीक है, जो सुझाव हुए उनको कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ। पॉलिटी के साथ साथ बायो भी चलती रहेगी, उसकी भी क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।